टेबल। तो रेडियो एक्टिविटी में ना अब इसका डिस्कवरी वाला पार्ट, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन वाला पार्ट, ये सारा पार्ट अपन एक बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि भाई जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है तो वो अल्फा एमिशन करता है, फिर बीटा एमिशन करता है, फिर गामा एमिशन करता है। वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस भी हम पढ़ चुके हैं। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ये भी मैं आपको बता चुका हूं, बाय एन बाय पी रेशियो। तो ये सारा पार्ट अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, द टर्म्स रिलेटेड टू पैकिंग फ्रैक्शन एंड लाइक दैट। आप उसको रिवाइज करके एक बार देखना, वो सारा पार्ट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी जो हमको पढ़ना है वो कंसेप्चुअल पार्ट पढ़ना है। रेट ऑफ radioactive decay reaction, active decay reaction, ये पार्ट अपन को पढ़ना है। रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके रिएक्शंस अपन को पढ़ना है, तो अपन वो पार्ट डिस्कस कर लेंगे। रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके रिएक्शन तो हमें ये कंसेप्चुअल पार्ट जो है ना, रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके रिएक्शंस, ये वाले पार्ट को डिस्कस करना। तो ठीक है, इसी को अपन डिस्कस करते हैं, जो कंसेप्चुअल पार्ट है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेनली। इट विल बी लाइक अ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। वो सारा पार्ट हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, आप एक बार पढ़ लेना। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें मैं आपसे लेकिन कुछ क्वेश्चन जरूर पूछ लूँ। पहले अपन ये खत्म कर लेते हैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट, फिर उसमें अपन एक आध कोई ऐसे ना, जैसे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन से कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना। या इन दोनों को कंबाइंडली एक क्वेश्चन पूछ लूंगा। इसको चेक करते हैं, इसको अपन पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट 1, all radioactive reactions, active reactions, follows first order kinetics. Reaction follows first order kinetics. Order kinetics and are independent of all natural factors. मतलब they will be independent of all natural factors. So they are independent of all natural factors. Factors such as temperature, pressure, concentration, density. They all will be independent of these factors like that, ना? टेम्परेचर, प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में होता है उन सब से इंडिपेंडेंट होता है। अगर ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है तब तो अर्नेस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस। अर्नेस इक्वेशन तो टेम्परेचर चेंज के लिए हमने पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो व्हाट विल हैपन। तो दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर टेम्परेचर चेंज।
तो we'll say that this will not be applicable. That this means that is what I'm talking is. अपन ने ऐसे पढ़ा था log of k2 upon k1 will be equal to EA by 2.303 RT R into 1 upon T1 minus 1 upon T2. This equation, the Arrhenius equation, is not applicable for radioactive reactions. Why it is so? It is independent of temperature. वो temperature change का कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें. Why it is so? ऐसा क्यों होता है? Because radioactive reactions में जो temperature involve होता है, that will be around 10 की power 5 to 10 to the power of 6 Kelvin. तो इतना temperature होगा तो सारे collisions effective होंगे. और अगर सारे collision effective होंगे तो K into e to the power of minus EA by RT. अगर ये सारे के सारे ही इफेक्टिव होंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे. जितने भी बायोमोलिकुलर कोलाइजन होंगे सारे इफेक्टिव होंगे. टेम्परेचर इन्वॉल्व बहुत ज्यादा होता है रेडिएटिव रिएक्शंस में. दैट्स व्हाई. तो if it follows first order kinetics, we know that first order kinetics में we write that if we are having a reaction A gives you the product. अगर हमारे पास ऐसे रिएक्शन है तो अपन लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज माइनस DA by dt is equal to K into concentration of A. तो अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो हम बना ही नहीं सकते. आपने लिखा है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना सकता. तो रेडियोएक्टिव रिएक्शंस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना सकते इसलिए तो हम उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ते हैं ग्रुप वाइज. अल्कली मेटल में हमने सभी के बारे में पढ़ा बट फ्रेंशियम को नहीं पढ़ा. अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमने सभी के बारे में पढ़ा बट रेडियम को नहीं पढ़ा बिकॉज हम उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना सकते. तो फिर हम इनमें पढ़ेंगे कि इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हुआ वो नहीं पढ़ते हैं. इनके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने चेंज हुए वो पढ़ते हैं. हाउ मेनी एटम्स आर देयर और डीके होने के बाद कितना एटम्स बचा हुआ. तो अपन ऐसे लिखते हैं माइनस dN upon dt, the change in number of nuclei, n is number of nuclei, into lambda into n at time t, or we can write that number of nuclei present at that time. तो इनिशियली हम इसमें इससे तो नहीं बट दोनों का मीनिंग सेम है. इधर आप रेट कांस्टेंट लिखते हो उधर मैं डीके कांस्टेंट लिखूंगा. डीके ऑफ रिएक्शन इट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर रिएक्शन. इधर आप कंसंट्रेशन की बात करते हो इधर मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात करने वाला हूं. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट दैट इनिशियली मेरे पास Na का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज n0, प्रोडक्ट इज 0. आफ्टर टाइम t इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इज nt. ठीक है. n को इधर लेके आते हैं dt को उधर लेके जाते हैं और इंटीग्रेट कर लेते हैं. इंटीग्रेट करूंगा तो सपोज प्रोडक्ट x तो ये nt will be n0 minus x. तो we can write that lambda the decay constant will be equal to 2.303 divided by t into log of n0 by nt लिख लूंगा मैं. That will be the decay constant. हमें क्या फर्क पड़ेगा. पहले आप नंबर ऑफ आप कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की बात करते थे और आफ्टर टाइम टी ए का कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है उससे हम रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करते थे. अभी आप बात कर रहे हो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इसके कितने और आफ्टर टाइम टी इसके कितने न्यूक्लियाई बचे हुए हैं. वेरिएबल टू राइट दैट वेयर n0 and nt आर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. अपन इनको ऐसे भी लिख सकते हैं n0 upon nt ये तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है. ये न्यूक्लियाई है. ठीक है ना. जो अपन यहां पर लिख रहे हैं दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. आई डोंट थिंक कि मतलब मुझे लिखना चाहिए इनिशियल न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी है. वहां भी लिखा हुआ है इसमें भी लिखा हुआ है. यू नो द मीनिंग ऑफ दिस. मैं नंबर ऑफ क्योंकि इनका कॉन्सेंट्रेशन तो बना नहीं सकते. ए का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को मैं मास भी लिख सकता हूं ना. दैट कैन बी और नंबर ऑफ एटम्स भी बोल सकता हूं मैं. न्यूक्लियस मतलब नंबर ऑफ एटम्स. रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस तो मैं इसको A0 upon AT भी लिख सकता हूं. बट हियर A0 और AT आर नॉट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A.
दैट इज नंबर ऑफ एटम्स। मतलब मैं इसको ए नॉट अपॉन ए टी लिखूंगा, बट दैट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम आफ्टर टाइम टी। या मैं इसको मास में भी लिख सकता हूं, एम नॉट अपॉन एन टी। मतलब अगर मुझे गिवन है कि ए का मास 1 ग्राम था और आफ्टर टाइम टी, how much mass is left after 20 minutes if we are given the decay constant? We are able to write that. हम मास में इसको कैसे लिख सकते हैं? बिकॉज मास को अगर डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से तो विल गेट नंबर ऑफ न्यूक्लियस या नंबर ऑफ एटम्स। तो दोनों को अगर डिवाइड करूंगा ना मास को विद मॉलिक्यूलर वेट, तो रेशियो है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करने से इट विल गेट कन्वर्ट इनटू एटम्स, और जितने एटम्स होंगे उतने ही न्यूक्लियस भी होंगे, जितने एटम्स होंगे उतने ही न्यूक्लियस भी होंगे। वी कैन राइट। सो इसमें मास भी लिख सकता हूं, इधर मैं एन नॉट अपॉन एन टी भी लिख सकता हूं, ए नॉट अपॉन ए टी भी लिख सकता हूं, एम नॉट अपॉन एम टी भी लिख सकता हूं। वी कैन राइट लाइक दिस। इसमें डीके कांस्टेंट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। वी नो दैट व्हाट इज टी हाफ। तो अपन इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं टी हाफ, अगर हमें टी हाफ गिवन है। And we know that what is T half for first order reaction? That is the time in which the number of nuclei become just half. That is T half. तो इसमें आप जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछोगे, I will correlate those questions with this equation. First order kinetics, because all radioactive का क्वेश्चन है, इसका मतलब है वो first order kinetics फॉलो करेगा ही करेगा। So we won't have to think anything else. हम सिर्फ first order kinetics फॉलो करेंगे for radioactive reactions. So I think we can solve many questions on this. हमको आप number of nuclei दे दो, suppose we are given the half life, आप d के constant पूछेंगे हमसे, या like that questions can be asked. First order reaction. अब इसमें काफी क्वेश्चन किए हुए हैं, तो अपन बाद में क्वेश्चंस कर सकते हैं। वी गॉट इट कि भाई आप रेडियोएक्टिविटी का कोई भी क्वेश्चन दोगे, वी विल सॉल्व इट बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हाफ लाइफ हमको गिवन है, रेट कांस्टेंट अपन को पता है, and it is independent of all natural factors. दूसरा we can write that for radioactive reactions, the amount left after n half-lives, half-life is calculated as, can be calculated as, वैसे तुम बता सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास इनिशियल अमाउंट गिवन है ए नॉट, if a naught is the initial amount, and with every half life it becomes half, after every half life it will become half, then after n half lives it will become equal to this a at time t, where n is will be the number of half lives, where n is number of half lives, n को अपन number of half lives बोल सकते हैं। तो we can write like this, after what time the amount this will be left, if this is the initial amount, तो अपन बोल सकते हैं n will be equal to total time divided by a single half life। इसको हाफ लाइफ से सिंगल हाफ लाइफ से डिवाइड कर देते हैं, तो वी कैन राइट लाइक दैट, वेयर एन ए नॉट इज द इनिशियल अमाउंट, ए नॉट विल बी द इनिशियल अमाउंट, and a at time t is amount after time t, left after time t। तो पहले से बोल सकते हैं
80 is the amount left after 10t. तो sometimes it may be possible अपन से पूछा जाए because रेडियो एक्टिविटी में we'll say that suppose एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन उनसे कहा कि वैसे तो अपन डायरेक्टली भी बोल सकते हैं अगर 2-3 हाफ लाइफ है तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सपोज किसी टाइम अपन के पास 10 हाफ लाइफ के बाद पूछा अपन को तब अपन को ये इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. The two elements A and B right have a half-life of suppose we can say that half-life of A के पास half-life suppose we'll say that T1 by 2A is equal to 15 minutes and T1 by 2 for B is equal to 5 minutes. And we are given that the initial amount of A and B is suppose we are given like this. Now we know that we are going to write one एक ऐसी क्वेश्चन बना लेते हैं और अपन एक हाफ लाइफ से क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं ऐसे. सो A का हाफ लाइफ अपन को गिवन है, B का हाफ लाइफ गिवन है, तो we'll say that is the amount of A and B is in ratio of 2:1. Then calculate the time after which their amount is equal. एक बार चेक कर लेता हूं. अगर मेरे पास A गिवन है तो द रेशियो 2:1. इसका अमाउंट अगर 2 गिवन है तो B का अमाउंट अपन को 1 गिवन है. A आफ्टर 1 हाफ लाइफ मतलब 15 मिनट्स के बाद ये 1 हो जाएगा. ये 15 मिनट्स के बाद A का मैंने कितना ले रखा है, थोड़ा सा मिनट्स मैंने ज्यादा ले रखा है इसमें, तो मैं एक बार चेक कर लूंगा. है क्वेश्चन चेक करना है, मुझे वेट करना है. मैं क्या कर रहा हूं कि भाई इसमें ना कितने टाइम के बाद दोनों का अमाउंट इक्वल होगा. मुझे अमाउंट रेशियो 2:1 की जगह 1:2 लेना चाहिए. 1:2 कर लेते हैं. मुझे बस एक कंसेप्ट लेना था बिकॉज एक क्वेश्चन बना रहा हूं, कैसे देख लेते हैं अपन. मैंने सोचा एक क्वेश्चन बना के देखते हैं अपन, ये 1:2 कहां बने. तो ये आफ्टर 1 हाफ लाइफ A का अमाउंट 1 है, तो आफ्टर 1 हाफ लाइफ इट विल बिकम 1/2 मतलब 0.5. ये कितना हाफ लाइफ के बाद 0.5 बनेगा, तो इसका हाफ लाइफ 5 मिनट्स है. ये अपन को पता. तो ये एक हाफ लाइफ के बाद 1 होगा, दूसरा हाफ लाइफ के बाद 2 होगा, और वैसे तो इक्वल अमाउंट इसका और इसका जो गिवन है अपन को, ये एक हाफ लाइफ आफ्टर हाउ मेनी हाफ लाइफ्स, मतलब डिकम्पोजिशन तो हमें करना ही है. इसका भी डिकम्पोजिशन करना है, इसका भी डिकम्पोजिशन करना है. बट अदरवाइज आई विल से दैट कि ये 5 मिनट्स के बाद ही इसके बराबर हो गया ना. दोनों का डीके करना है और दोनों का डीके होने के बाद इक्वल अमाउंट कब बचेगा. तो ये एक हाफ लाइफ के बाद हाफ हो जाएगा, ये 5 मिनट्स के बाद ये हाफ हो जाएगा. तो 2 से 1 आफ्टर 5 मिनट्स, ये 5 मिनट्स के बाद. तो आफ्टर 10 मिनट्स ये एक हाफ लाइफ हो गया, ये एक हाफ लाइफ हो गया. तो अभी 15 मिनट्स के बाद ये हाफ हो जाएगा, ये 15 मिनट्स के बाद 1/4 हो जाएगा. अभी तो ये 15 मिनट्स हो गया ना, इसका तो 10 मिनट्स हुआ है. तो ये 5 मिनट्स के बाद ये 1/4 हो जाएगा. ये तो एक और हाफ लाइफ हो जाएगा. तब तो मुझे थोड़ा और रेशियो चेंज करना पड़ेगा. एक मिनट रुकना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दोनों के अमाउंट इक्वल हो जाए आफ्टर फ्यू हाफ लाइफ्स. तो अपन ऐसे करते हैं,
इसको रेशियो ले लेते हैं अपन ऐसे, इसको ऐसे करते हैं कि 15 मिनट्स के बाद ये कितना ले लेता हूं मैं, ये 1/4 हो जाए, तो ये भी 1/4 बचे, तो ये 0.5:2 का रेशियो कर देते हैं ऐसे। तो 0.5:2 का मतलब हो गया 1:4 का रेशियो कर देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया ना, ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। समझाना मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं कि भाई कितने टाइम के बाद दोनों अलग अलग, दोनों का हाफ लाइफ है, दोनों का अमाउंट अलग अलग है, आफ्टर व्हाट टाइम द अमाउंट विल बी सेम। तो भाई इसका अगर एक लाइफ हाफ लाइफ होगा तो वो 15 मिनट्स है, तो ये भी 15 मिनट्स होना चाहिए। इसके दूसरे हाफ लाइफ के बाद ये 1/4 हो जाएगा, इसमें अगर फिर हाफ लाइफ लिखूंगा तो 1/4 होगा, लेकिन इसमें 30 मिनट्स हो जाएगा और इसमें 20 मिनट्स हो जाएगा, लेकिन ये 15 मिनट्स के बाद हाफ बचेगा, ये 15 मिनट्स के बाद भी हाफ बचेगा, मतलब 1 हाफ लाइफ दोनों हाफ हो जाएंगे। तो अपन यहाँ पर रेशियो ऐसे लिख देते हैं। तो ए और बी मेरे पास 1:4 का रेशियो होगा, तो अपने पास क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा चेक कर लिया अपने कि भाई क्वेश्चन अपन को कैसे फ्रेम करना चाहिए। एक का हाफ लाइफ गिवन है, मुझे बी का भी हाफ लाइफ गिवन है, दोनों को इनिशियली अपन ने 1:4 के रेशियो से डिकम्पोज किया, तो बताओ कितने टाइम के बाद दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाएगा। सो वी आर एबल टू राइट दैट। तो अब इसमें अपन ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करके बता सकते हैं। अब 1 मिनट रुकना है, ठीक है। अपन इसमें कुछ अगर और कोई क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर दोनों का 1/1 लेते तो ये 1 के बाद 1 हाफ लाइफ के बाद 1/2 होता, ये 1 हाफ लाइफ के बाद 1/2 1/4 1/8 हो जाता, वो काफी कम हो जाता, तब भी अपना क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता। इफ द हाफ लाइफ आर डिफरेंट, तो ऑब्वियसली बात है सेम अमाउंट के लिए मुझे इनिशियल रेशियो डिफरेंट लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन अपन बना सकते हैं। और इसमें अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन बना रहे हैं कि भाई इनिशियल अमाउंट मे बी पॉसिबल, अपन को परसेंटेज के फॉर्म में दे। कैसे, मुझे बताया गया कि आफ्टर सपोज हाफ लाइफ इसमें 10 मिनट्स दे दिया फॉर एग्जाम्पल, तो बताओ कितने टाइम के बाद इसका 80% डिकम्पोज हो जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, एक लाइफ हाफ लाइफ इसने 10 मिनट्स दिया था, ये परसेंटेज में पूछ रहे हैं तो मैं इसको 100 लिख लूंगा, इनिशियली 100 रहा होगा, 80% डिकम्पोज होने का मतलब है ये 20 हो जाएगा। लेफ्ट है ना, ये तो अमाउंट लेफ्ट है, ये टाइम टी इज द इनिशियल अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, तो वी आर एबल टू प्रेडिक्ट। तो उस टाइप से अपन से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो फ्रेम करेंगे रिलेटेड टू दैट, राइट ना, हाफ लाइफ, वो क्योंकि ऑल रेडिएटिव रिएक्शंस हैज टू फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो क्वेश्चंस किस टाइप से फ्रेम होंगे, दिस इज हाउ दे कैन बी। अपन से टोटल टाइम पूछ सकते हैं कि कितने टाइम के बाद 80% डिकम्पोज हो जाएगा या 20% लेफ्ट होगा, लाइक दैट क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो दैट इज द पॉइंट 2। थर्ड पॉइंट वी कैन राइट दैट। अब जैसे अपन केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो इसमें रेट ऑफ डीके और अपन रेट ऑफ डीके को क्या लिख सकते हैं, एक्टिविटी ऑफ सैंपल। इसको अपन लिखेंगे एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल, हम सिर्फ एक्टिविटी भी लिख सकते हैं। सो एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल अपन ऐसे लिख सकते हैं, रेडियोएक्टिव सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल अपन ऐसे बता सकते हैं। आप डायरेक्टली सिर्फ रेट ऑफ डी के लिए सिर्फ एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू माइनस dN/dt, and here it will not be the concentration but the number of nuclei, वो अपन ने देख रखा है, and that will be equal to lambda n, वो अपन को पता है। So what I will write that कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन जैसे अपन ने पढ़ा था ना, वैसे मैं एक्टिविटी लिख सकता हूं, the activity will be equal to activity of radioactive sample
एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल को अपन बोल सकते हैं दैट इज लैम्डा इनटू एन। अभी लैम्डा इनटू एन को अपन क्या लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा को लिख सकते हैं अपन 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हाफ लाइफ गिवन है तो मैं डी के कांस्टेंट को वैसे लिख लूंगा। एन को मैं लिख सकता हूं कैसे, वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस मॉलिक्यूलर वेट तो बना, मॉलिक्यूलर मास तो होता नहीं उनका, मॉलिक्यूल तो बनाते नहीं, दे विल फॉर्म एटॉमिक मास। तो उनके एटम्स होते हैं तो एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय दैट इज एवोगाड्रो नंबर ना, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो दैट विल बी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। तो समटाइम इट मे बी पॉसिबल हमें एक्टिविटी बताना पड़े तो वी आर एबल टू टेल दैट। अब एक्टिविटी के लिए हमें बस ये ध्यान रखना है, इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा, इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट सिर्फ इसका होगा। सो ये सेकेंड्स में अगर होगा तो विल राइट दैट एक्टिविटी विल बी पर सेकेंड। तो इसका यूनिट भी सेकेंड्स में होना चाहिए, मतलब इधर जो यूनिट है ना इसका टाइम का यूनिट, और इधर जो टाइम का यूनिट मुझे गिवन होगा डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, अगर ये सेकेंड्स में होगा तो ये सेकेंड में होना चाहिए, ये मिनट्स में तो इसे भी मिनट्स में होना चाहिए। यूनिट में बताऊंगा रेडियोएक्टिविटी का कैसे कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी मैं आपको बताऊंगा। यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी, so we are able to tell what is activity. Activity will be equal to lambda into n, lambda को ऊपर लिख सकते हैं 0.693 divided by this into that। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे अपन ने एक्टिविटी लिखा ना, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, द एक्टिविटी ऑफ 1 gram of radioactive substance, substance is called specific activity. Now we already know that is called specific activity। हम सबको पता है जब हम specific word यूज करते हैं तो we are always dealing with one। जब हम specific word यूज करते हैं तो हम हमेशा वन से डील कर रहे होते हैं। तो ठीक है ना, आपने कहा ना यहाँ पर, इसका मतलब है अगर मुझे क्वेश्चन में एक्टिविटी की जगह स्पेसिफिक एक्टिविटी गिवन होगा तो ये आपको क्वेश्चन में देने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में देने की जरूरत नहीं है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज अंडरस्टूड होता है। अगर मुझे स्पेसिफिक एक्टिविटी गिवन है मतलब यू आर कैलकुलेटिंग द एक्टिविटी फॉर 1 gram ऑफ सब्सटेंस, so that is the right ना specific activity। so specific activity अगर हमें given है तो we are writing that कि फिर ये 1 gram given रहा होगा। sometime it is given that, so if we have to calculate the specific activity of mixture, activity for mixture of substance। अभी ना हमको specific activity for mixture of substance radioactive substance, right ना, ठीक है। so specific activity of radioactive substance, it means that if I was given the two substance है ना, मेरे पास एक radioactive substance given है A and B, if these are the two substance, तो total mass of the mixture is equal to 1 gram, 1 gram mixture। then I will write that, इसको x ग्राम ले लेते तो इसको 1 minus x ग्राम कर लेते, अगर ये x ग्राम होगा तो ये 1 minus x ग्राम होगा।
and the total specific activity will be equal to the activity of substance A plus the activity of substance B. So मैं इसको पूरा ही लिख लेता हूँ. Activity of 1, activity of A plus activity of B, activity of B. We can write like this. मतलब then the total activity of the substance will be equal to the activity of A plus activity of B. अपन वैसे लिख लेंगे, ठीक है ना, अपन बता सकते हैं. तो टोटल, therefore total specific activity, so activity of one of A we can write, now for A and B we can write like this, that is इसमें लिख सकते हैं अपन 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ ऑफ ए इंटू ए को हमने x ग्राम लिया डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एन प्लस इसका एक्टिविटी, वैसे अपन ने बी का एक्टिविटी भी लिखा. दिस इज एवोगाड्रो नंबर, वी नो दैट है, वो ए नहीं है. 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ ऑफ बी into 1 minus x divided by mb multiplied by na. We can write like this. ऐसे लिख सकते हैं. So this is the total specific activity of the substance. फिर तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मुझे टोटल स्पेसिफिक एक्टिविटी गिवन है फॉर द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस मुझे गिवन होंगे तो मॉलिक्यूलर मासेस गिवन होंगे, देन वी कैन कैलकुलेट दैट परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस. एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 ग्राम में किसका कितना परसेंट होगा, वी आर एबल टू कैलकुलेट फ्रॉम दैट इक्वेशन, अगर हाफ लाइफ और टोटल स्पेसिफिक एक्टिविटी गिवन. लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैंने आपको यहां भी बताया, इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होना चाहिए, बिकॉज यूनिट ऑफ टाइम, बिकॉज बाकी सबका तो कोई यूनिट नहीं है ना, हमको यूनिट सिर्फ टाइम से ये पर सेकेंड है, इसलिए रेडियो एक्टिविटी में यूनिट भी अपन यूज करते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड्स. This is about the specific activity and the activity of the substance. तो आप ये ध्यान रखना कि what do you mean by a rate of decay of radioactive substance or activity of the radioactive sample. Next we can write is units की बात कर लेते हैं, क्योंकि अपन को बार-बार यूनिट की जरूरत पड़ रही है, तो अपन यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की बात करते हैं. अभी यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो होता है ना, all the units of radioactive substance is framed by the specific activity of radium. Actually radium is the most radioactive substance. So हम क्या करेंगे, specific activity कैलकुलेट करेंगे रेडियम का. So it is calculated as the specific activity of most radioactive substance radium. Its T half is equal to 1600 years होता है, and molecular mass is 226. molecular weight होता है इसका 226. तो एक्टिविटी कैलकुलेट कर लेते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी. भाई स्पेसिफिक एक्टिविटी का मतलब है 1 ग्राम, तो मैं लिख लेता हूं भाई स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होगा, इसका स्पेसिफिक एक्टिविटी हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, 1600 years
तो मुझे ना इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना। सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ईयर्स को पहले डे में कन्वर्ट कर देते हैं, डेज को आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं और मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद अपन मल्टीप्लाई करते हैं इसको। मास तो हमको 1 ग्राम लेना है क्योंकि आपने यहाँ पर स्पेसिफिक एक्टिविटी लिखा और अपन को पता है व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक एक्टिविटी। 1 डिवाइडेड बाय 226 करेंगे, दैट इज फॉर right ना एटॉमिक मास ऑफ रेडियम मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power of 23, ये लिखा। इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करूंगा तो आई गेट दैट 3.7 into 10 to the power of 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये अपन को मिलेगा। दैट इज व्हाट डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को अपन शॉर्ट में डीपीएस से लिखते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। लिखो उसको डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये हो जाएगा। दिस इज रेडियोएक्टिविटी, द यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी। तो ये जो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड अपन ने लिखा हुआ है ना, तो अपन क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू होता है 1 क्यूरी, दिस इज इक्वल टू होता है 1 क्यूरी। सो अगर किसी सब्सटेंस का एक्टिविटी हमको गिवन है 1 क्यूरी, इसका मतलब है कि उसका एक्टिविटी मुझे 3.7 into 10 के पर, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी, 3.7 into 10 to the power of -10 dps is the SI unit और MKS unit of radioactivity। So हमें कभी कभी गिवन होता है कि the activity of the substance is 1 curie, so it means that we are given that 1 curie मतलब 3.7 into 10 to the power of -10, ये वैल्यू हमको गिवन है। अब बताओ आगे क्या कैलकुलेट करना है, बिकॉज एक्टिविटी मुझे गिवन है। ये तो स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ रेडियम है जिससे अपन ने यूनिट बनाया। फिर ठीक है, वी गॉट दैट, वी आर एबल टू राइट दैट कि भाई जैसे अपन ने ये यूनिट्स बनाए तो अपन इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बैक्वेरल भी यूनिट होता है। उधर मिनट्स 10 है या कहां पर मिनट्स है, 10 मिनट्स कहां लिखा हुआ है हमने, 10 मिनट्स नेगेटिव में, ये वाला 10 नहीं नहीं वो प्लस में है, नेगेटिव कैसे हो सकता है? हाँ नहीं, वो दिख रहा था ना अपन को, ये जीरोस आप काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, उधर कैंसिल करते ना 8 से, तो 10 के आसपास तो बचेगा डिवाइड करके, है ना। तो वो दिख रहा है अपन को, वो 10 की पावर 23 है ना, इसलिए तो अपन उसको बता सकते हैं कि वो 10 डीपीएस ऐसे होगा। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। फिर अदर यूनिट्स जो होते हैं ना, 1 बैक्वेरल BQ इज इक्वल टू 1 डीपीएस, मतलब मैं इसको बैक्वेरल भी लिख सकता हूं, मैं रदरफोर्ड भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 10 के पावर 6 डीपीएस, मतलब मैं इसको 3.7 into 10 की पावर 4 रदरफोर्ड भी लिख सकता हूं। RD is Rutherford, this is Becquerel, and this is Rutherford। तो ये यूनिट्स है रेडियोएक्टिविटी के। तो अगर अपन को मेंशन है ना, कभी ज्यादा ये यूज करते हैं अपन, रदरफोर्ड और बैक्वेरल उतना यूज नहीं करेंगे, बट वी नो दैट कि भाई डीपीएस लिखो या बैक्वेरल लिखो एक ही बात है।
राइट। अगर आप डीपीएस लिखो या फिर आप बैकवर्ड लिखो एक ही बात है। 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 की पावर 6 डीपीएस, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं रदरफोर्ड में 1 क्यूरी इन टर्म्स ऑफ रदरफोर्ड और इन टर्म्स ऑफ डीपीएस विल बी सेम। So in terms of DPS, it will be 1 Curie will be equal to 3.7 10 की power minus 10, but 1 Curie is equal to 3.7 into 10 की power 4 Rutherford ऐसे अपन लिख सकते हैं। This is about the unit of radioactivity, right? तो I think और जैसे मैंने आपको खुद बताया कि हमको क्वेश्चन में मेंशन होता है the substance has the activity of 1 Curie, तो अपन उसे एक्टिविटी ऑफ 1 क्यूरी इसका मतलब है 3.7 10 to the power of minus 10 dps is the specific activity। हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर सब्सटेंस के लिए ये गिवन होगा, अगर ये गिवन है तो हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकता हूँ, या हाफ लाइफ गिवन है तो ग्राम कैलकुलेट कर सकता हूँ, और स्पेसिफिक एक्टिविटी है तो ग्राम क्यों कैलकुलेट करना। फिर अगर एक्टिविटी गिवन है तो अपन मास भी अपन को चाहिए। दिस इज द यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी। सो आफ्टर दीज यूनिट्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी वी गॉट इट ना। अपन यहाँ पर यूनिट इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा था कि ये सेकंड्स में है तो अपन को ये सेकंड्स में आया पर सेकंड, मैंने इसको सेकंड में कन्वर्ट किया। हाँ ये बैक्यूरल है BQ, बिल्कुल किसी को डाउट होगा तो वो पूछ लेगा। बैक्यूरल ठीक है, तो वी आर एबल टू टेल दैट बैक्यूरल कैसे बताना है अपन को, मैं इसको हटा देता हूँ। अब अपन चेक करेंगे दैट इज रेडियोएक्टिविटी में, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो चाहिए अपन वो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो अपन पढ़ रहे हैं। बाकी पार्ट दो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी वगैरह वो अपन पहले पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन ही अपन को करने हैं, मैं वो करवा दूंगा। अल्फा बीटा गामा डी के हम कर चुके हैं, पहले अल्फा होगा फिर उसके बाद बीटा होता है फिर उसके बाद गामा होता है। अगर अल्फा होगा तो बीटा गामा कंपलसरी है, तीनों एक साथ नहीं होते ये अपन को पता है। अगर बीटा होगा तो गामा कंपलसरी है, अल्फा नहीं है कंपलसरी। वी कैन राइट द नेक्स्ट पॉइंट। अभी रेडियोएक्टिव रिएक्शन में जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड था ना वो अपन ने नहीं पढ़ा था, बाकी सारा तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। दूसरा अपन लिखते हैं दैट इज मैं इसको हटा रहा हूँ पूरा है क्योंकि ये वाला पार्ट भी हटाता है। अपन इसमें ना एक ही बार में पढ़ेंगे अपन, दैट इज कार्बन डेटिंग की बात करते हैं। 0.5 हो गया अपना कार्बन डेटिंग। अभी कार्बन डेटिंग का मतलब है टू कैलकुलेट द एज ऑफ दोज स्पीसीज और सब्सटेंस जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी जो लिविंग बींग्स होते हैं सभी में कार्बन होते हैं, तो टू कैलकुलेट द एज ऑफ ट्रीज, टू कैलकुलेट द एज ऑफ एनिमल्स, डायनासोर, कैसे बताएंगे? कार्बन डेटिंग से बताएं। तो हाउ वी कैन यूज कार्बन डेटिंग, चलो चेक करते हैं। वी नो दैट अभी ना अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कार्बन डेटिंग के से पहले थोड़ा सा मैं एक और बात ना, दैट इज एवरेज लाइफ। हम कभी किसी रेडिएटिव सब्सटेंस का लाइफ नहीं बता सकते। द एज ऑफ रेडिएटिव सब्सटेंस हम ये नहीं बता सकते। इसलिए अभी हम न्यूज वगैरह में भी देखते हैं ना कि वो न्यूक्लियर सबमरीन बना लिया, द न्यू सबमरीन विच मतलब मूव्स बाय न्यूक्लियर एनर्जी, तो उसका तो कभी भी फ्यूल खत्म होगा ही नहीं, बिकॉज वी से दैट ना, जैसे यूरेनियम होता है, तो यूरेनियम जो हमारे पास है अभी इसका हाफ लाइफ तो
अभी जो भी अमाउंट हम लेंगे उसमें न्यूक्लियस सबमरीन में उसको मूव करने के लिए, वो इतना ईयर्स के बाद आधा अमाउंट होगा, फिर तो वो कभी रुकेगा नहीं, उसका फ्यूल कभी खत्म नहीं होने वाला। तो डीजल सबमरीन होगा तो उसको बार बार 100 रुपये आना पड़ेगा अपना डीजल रिफिल करने के। तो हाफ लाइफ के, मैंने तो ये यूरेनियम के लिए बताया, इससे ज्यादा भी हो सकता है। पोलोनियम हैज हाफ लाइफ ऑफ 10 to the power of that is 10 to the power of 4 seconds। ये लो, सोचूंगा भी नहीं, खत्म हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब इट कैन वेरी फ्रॉम एनी एनी पॉइंट। हमें सभी का हाफ लाइफ पता होता है जितना रेडिएटिव सब्सटेंस हो, लाइफ हमें किसी का पता नहीं। रेडिएटिव सब्सटेंस का उनको लाइफ नहीं पता, सो वी कैन प्रेडिक्ट द एज ऑफ रेडिएटिव सब्सटेंस बिकॉज विद एवरी हाफ लाइफ इट बिकम्स हाफ। अब हाफ में कितने अमाउंट का हाफ, तो पहले वो अमाउंट कैलकुलेट करो, उसका हाफ। तो आप इनिशियल अमाउंट कुछ भी ले लो, मैं उसका हाफ बता दूं। We can predict the age of radioactive substance, but the average life is per decay constant। तो अगर हमें एवरेज लाइफ लिखना है तो T average will be equal to 1 by lambda, that is per decay constant। The average life of any radioactive substance is per decay constant। तो per decay constant का मतलब हो गया 0.693 divided by T half, ऐसे लिखेंगे अपन, that is T half। So that will be equal to around 1.44 into T half। That is the average life of a radioactive substance, 1.44 into T half। So it is nearly 1.5 times of T half। That is the average life of radioactive substance। So theoretically we used to say that by average life of radioactive substance will be nearly 1.44 into, that is per decay constant। अपन assume करते हैं कि एक decay constant के बाद उसका लाइफ ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाता है, मतलब खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, विल राइट दैट। अगर डेफिनेशन आप देते हो तो एवरेज लाइफ का हमने डेफिनेशन लिख लिया, इट इज इक्वल टू पर डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट इज 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, हमने बता दिया, दैट इज पर डीके कांस्टेंट। तो अगर एवरेज अपन से एवरेज हाफ लाइफ पूछेंगे तो विल राइट दैट पर डीके कांस्टेंट। कार्बन डेटिंग की बात करते हैं, और वैसे भी अपन को पता है रेडियोएक्टिव रिएक्शन से तो इट विल फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। All radioactive substance follows the first order kinetics because of temperature is very high। और अपन को पता है अगर टेम्परेचर हाई होगा तो K will be equal to A into e to the power of minus A by RT। ये तो यूनिटलेस होता है, वैसे भी अपन को पता है। This will be equal to this। बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि this will become 1। इसका यूनिट और इसका यूनिट इक्वल होता है, वो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। This is the average half-life। अब सपोज करते हैं कार्बन डेटिंग कैलकुलेट करते हैं। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन कार्बन डेटिंग को, फॉर दैट इज फॉर लिविंग बीइंग्स, वो चेक करते हैं। तो कार्बन डेटिंग में अपन कुछ ऐसे कर लेते हैं। हमको ये तो पता है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो होता है और रेडियोएक्टिव रिएक्शंस जो होता है दे विल फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अपन ऐसे करते हैं भाई, लिविंग बीइंग्स के लिए अगर कार्बन डेटिंग करते हैं, कैरिड आउट फॉर लिविंग बीइंग्स, और किसी का भी कार्बन डेटिंग करने के लिए उस लिविंग बीइंग्स को जिसका कार्बन डेटिंग करना है उसको कम से कम कार्बन का एक हाफ लाइफ तो कंप्लीट करना ही चाहिए। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन कितना होता है?
T half of carbon, that is equal to 57, that is 5760 years. ऑलमोस्ट इतना तो होना ही चाहिए, मतलब नियरली 5000 ईयर्स तो होना ही चाहिए कम से कम। अब ऐसे नहीं होगा 4 दिन बाद, मतलब हमें कार्बन डेटिंग शुरू कर दिया, किसी का एक्सीडेंट हुआ 2 दिन पहले हमने कार्बन डेटिंग शुरू कर दिया, वो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तब तो डीके होगा ही नहीं, उसका हाफ लाइफ ही 5760 ईयर्स है। तो अपन ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि चलो हमारे पास एक डायनासोर का सैंपल मिला, हमें एक लिविंग बीइंग से डायनासोर टाइप का कुछ मिला, और चलो देखते हैं वो कब जिंदा रहा होगा, कितने साल पहले का वो हमको सैंपल मिला, वो चेक करते हैं। तो पहले, उससे पहले अपन कार्बन डेटिंग को समझते हैं, बाद में उसका एज कैलकुलेट कर लेंगे डायनासोर का जो अपन को मिला, राइट। हम क्या करेंगे, हम ये एज्यूम करते हैं कि देखो, जो आज एयर का कंपोजिशन है, कार्बन, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, हमने इसको 2000 ईयर्स से चेक कर रहे हैं, यही कंपोजिशन आ रहा है, वो कांस्टेंट है, वो कंपोजिशन चेंज नहीं होता। तो हमने अज्यूम किया कि वही कंपोजिशन तब भी रहा होगा जब वो डायनासोर जिंदा था। तो हमने कहा ठीक है भाई, एयर में जो नाइट्रोजन है ना, इन एयर, नाइट्रोजन इन एयर, तो नाइट्रोजन होगा 14 और 7 ऐसे, ये ना कोलाइड करता है न्यूट्रॉन के साथ फ्रॉम कॉस्मिक रेस। आज भी ऐसा होता है, ये पार्ट पहले भी होता था और आज भी होता है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो कॉस्मिक रेस से थोड़े से न्यूट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं अपर एटमॉस्फेयर में, तो वो इस न्यूट्रॉन को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन 14 में, इस न्यूट्रॉन को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन 14 में, और जनरेट करते हैं प्रोटॉन, ये बन जाता है। ये तब भी होता था और आज भी होता है, प्रेजेंट डे। तो ये कार्बन 14 नेचर में, मतलब एयर में आता कहां से है, वो इस प्रोसीजर से आज भी आता है और पहले भी आता होगा, क्योंकि रेशियो तो कांस्टेंट है, इट मींस ये साइकिल पहले भी चलता होगा। ये कार्बन 14 reacts with oxygen with O2 to give carbon dioxide। अब उसमें ज्यादा नहीं लिख रहे अपन, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, reacts with O2 present in the atmosphere to form carbon dioxide। अब एक नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड भी नेचर में प्रेजेंट है और एक कार्बन 14 का भी कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में प्रेजेंट है। तो कार्बन 14, कार्बन डाइऑक्साइड 14 और कार्बन डाइऑक्साइड 12 का एक फिक्स रेशियो हमेशा बनता रहता है, क्योंकि ये जो रेशियो है ना, ये जिस अमाउंट में पहले बनता था 1000, 10,000 मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ बैक, वो आज भी बनता है उसी रेशियो में, क्योंकि उसी प्रोसेस से आज भी बन रहा है जो प्रोसेस से पहले बनता था। तो ये एक फिक्स्ड रेशियो जो है वो कार्बन 14 और कार्बन 12 का हमेशा नेचर में रहता है। दिस इज द फिक्स्ड रेशियो प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, तो ये एक फिक्स्ड रेशियो नेचर में, एटमॉस्फेयर में हमेशा प्रेजेंट रहता है। ये जो रेशियो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का, this ratio is used by plants for photosynthesis, used by plants for photosynthesis। तो ठीक है, तो this ratio, fixed ratio of carbon 14
और कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। जिस रेशियो में पहले बनता था उसी रेशियो में आज भी बनता है, तो वही रेशियो प्लांट्स यूज कर लेते हैं अपने फोटोसिंथेसिस यूज करने के लिए, तो वो प्लांट में प्रेजेंट होता है। ये एटमॉस्फेयर में बन रहा है, प्लांट यूज कर रहे हैं, और ये रेशियो प्लांट से एनिमल्स में जाता है। एनिमल्स, कार्बन 14 टू कार्बन 12 O2 का रेशियो ये एनिमल्स में जाएगा। तो यही फिक्स्ड रेशियो एनिमल्स में भी होता है, यही फिक्स्ड रेशियो एनिमल्स में भी होता है, क्योंकि कंटिन्यूस इनटेक हो रहा है ना, ये अपना फोटोसिंथेसिस बना रहा है और ये प्लांट्स बना, तो ये एनिमल्स में, जब एनिमल्स है तो उसको खाता जा रहा है, तो ये रेशियो उसके अंदर आ रहा है। अभी व्हाट हैपेंस, ये चीज मेरे डायनासोर के साथ भी हो रही थी, जो मुझे सैंपल मिला था उसमें भी यही होता होगा। उस टाइम ये रेशियो बना होगा और उस रेशियो से फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, और जो डायनासोर में जो मिला उसमें उसने इसको खाया होगा उस टाइम कंटिन्यूसली। व्हेन इट डाइज, जब मेरा डायनासोर उस टाइम, जब ये कंटिन्यूसली वो खाता गया ये, तो जब वो मरा होगा तो उस टाइम इसका इनटेक उसमें बंद हो गया। अब जब इनटेक बंद हो गया तो ये रेशियो तो उसके अंदर होना बंद हो गया, स्टॉप हो गया। अब क्या होगा, अब मेन पार्ट शुरू होगा। इस कार्बन के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ी रेडियो एक्टिव है। किस में चेंज आएगा, ये डीके होता रहेगा, कम होता रहेगा, ये वैल्यू कम होती रहेगी, ये वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि इसका तो कोई डीके होता नहीं है भाई, ये तो रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव है मतलब ये डिसइंटीग्रेट होगा, और डिसइंटीग्रेट होगा तो इसका अमाउंट चेंज होगा। एक हाफ लाइफ के बाद ये आधा बचेगा जो भी रहा होगा, दूसरे हाफ लाइफ के बाद वो उसका भी आधा बचेगा, 1/4 बचेगा, आफ्टर another half life 1/8 हो जाएगा, like that it will happen. The ratio of carbon 14 over carbon 12 continuously decreases. अब मैंने क्या किया, मुझे पता था ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मैंने ऐसे पहले लिखा कि भाई अगर कुछ भी मुझे कैलकुलेट करना है मैं ऐसे लिख लूंगा, 2.303 डिवाइड बाय टी इंटू log ऑफ A0 अपॉन 80, ये तो अपन को पता है, ये मुझे गिवन है कार्बन डेटिंग में। वो कैसे, मुझे कार्बन का हाफ लाइफ पता है ना, सभी का हाफ लाइफ गिवन होता है क्वेश्चन में, इसलिए इसका टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें सभी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के हाफ लाइफ पता होता है, लाइफ किसी को भी पता नहीं होता। ये मुझे गिवन है, अब मुझे बस इन दोनों को चेक करना है, इनिशियल अमाउंट क्या रहेगा। मैं क्या करूंगा, इधर दिस विल बी व्हाट, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, इनिशियल सैंपल ऑफ a ratio of carbon 14 over carbon 12 and present ratio of carbon 14 over carbon 12। भाई इस रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जो नेचर में प्रेजेंट होगा, आज जो प्रेजेंट होगा नेचर में, वो तो मैं चेक कर सकता हूं, क्योंकि जब मेरा डायनासोर जिंदा था तब भी यही रेशियो बनता था एटमॉस्फेयर में, आज भी यही बनता है, तो चेक कर लेता हूं भाई एटमॉस्फेयर में कितना है। तो कार्बन 14 ओवर कार्बन 12 का रेशियो होना चाहिए जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और ये कार्बन 14 और कार्बन 12 रेशियो क्या हो जाएगा, दिस इज द रेशियो लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, इस टाइम के बाद ये रेशियो बचा हुआ है, और वो रेशियो बचा हुआ क्यों, क्योंकि इसका तो कुछ नहीं होने वाला, ये डीके होता रहा,
तो दिस इज द रेशियो लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, दिस टाइम टी। तो यहां पर जो एट प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और ये जो मेरे एनिमल के सैंपल में, डायनासोर के सैंपल में है, वो कैलकुलेट कर लो। तो ये तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है अभी भी, एट प्रेजेंट, वो चेक कर लेंगे अपन, और ये हमारा जो सैंपल होगा उसमें प्रेजेंट है, तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यू। वो तो एटमॉस्फेयर में जितना रेशियो है, जितना तब बनता था उतना आज भी बनता है, यही तो अज्यूम किया हमने कार्बन डेटिंग के लिए, कि बिकॉज जो कंपोजिशन है एयर का वो चेंज तो होता नहीं, अब तो उसे 2000 ईयर्स से चेक कर रहे हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि जो पहले होता होगा वो आज भी होता है। तो ये इनिशियल रेशियो होगा हमारे पास, बनना चाहिए इतना, क्योंकि इस प्रोसेस से इतना कार्बन 14 बनेगा, और वो ऑक्सीजन से कार्बन 14 और कार्बन डाइऑक्साइड 12, ये रेशियो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। दिस रेशियो यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स वाज ईटन बाय एनिमल्स। तो एनिमल्स में आ गया, जब एनिमल्स व्हेन इट डाइज तो इसका इनटेक बंद हो गया। अब इनटेक बंद होगा तो ये तो डीके होता रहेगा, क्योंकि इसका तो ये तो रेडियो एक्टिव है, ये थोड़ी रेडियो एक्टिव है। तो जब ये डीके होता रहा तो ये रेशियो डिक्रीज होता रहा। जब मुझे वो एनिमल मिला तो मैंने चेक किया भाई कितना डीके बचा हुआ है उसमें, ये रेशियो कितना बचा हुआ है उसमें। तो वो डीके होते होते इस टाइम के बाद इतना रेशियो बचा हुआ है, इतना टाइम हो गया होगा उसको, क्योंकि इनिशियल तो वही है जो आज भी प्रेजेंट है, ये तो कांस्टेंट होता है। आई गॉट द एज ऑफ एनिमल्स। अगर मुझे किसी ट्री का एज कैलकुलेट करना है तो मैं यहां से वुड का सैंपल ले लूंगा, उसको एज्यूम कर लूंगा जो वुड में प्रेजेंट है, जो वुड सैंपल में प्रेजेंट है, तो वुड के लिए कैलकुलेट कर लूंगा कि ट्रीज का, किसी भी ट्री का एज कितना है, उसमें कार्बन डेटिंग से चेक कर लूंगा। दैट इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कार्बन डेटिंग। ये अपन को गिवन होगा। कई बार अपन से नंबर ऑफ डीके या नंबर ऑफ काउंट्स गिवन होता है, कितने काउंट्स बचे हुए हैं, इनिशियल काउंट कितना होता है 5000 काउंट, बचा हुआ काउंट कितना है 1000 काउंट्स, ठीक है 5/1 ले लूंगा। अब मुझे बता दो कि कितना रेशियो बचा हुआ, सब्स्टिट्यूट करके बता, दैट इज कार्बन डेटिंग। ये अपन को गिवन होगा क्योंकि कार्बन का हाफ लाइफ हमें वैसे भी पता होता है 5760 इयर्स। तो इस टाइम के बाद कितना सैंपल बचेगा, इनिशियल मुझे कि मैंने तो इतने टाइम के बाद इतना बचेगा, तो कितना बचा हुआ है और कितना इनिशियल था, तो कितना टाइम हो गया वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज हाउ वी गेट द कैलकुलेट द एज ऑफ द एनिमल और डायनासोर, हो गया। दैट इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग और वुड डेटिंग। सो आई थिंक वी वोंट हैव एनी डाउट कि मतलब कैसे अपन को क्वेश्चन को सॉल्व। कार्बन डेटिंग के बाद एंड हाउ इट स्टार्ट्स, वी नो दैट वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो न्यूट्रॉन से कोलाइड करेगा, तो वी आर एबल टू राइट दैट। एक होता है रॉक डेटिंग। और रॉक डेटिंग मतलब होता है कि हाउ टू कैलकुलेट द एज ऑफ द स्टोन्स। रॉक डेटिंग वही होता है। तो फिर स्टोन को रेडियो एक्टिव होना चाहिए तभी हम उसमें डेटिंग कर सकते हैं भाई, कंसेप्ट तो यही रहेगा, बिकॉज ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे दैट इज रॉक डेटिंग के लिए। अब रॉक डेटिंग में कार्बन तो नहीं लेंगे क्योंकि कार्बन इज, जनरली हम कार्बन डेटिंग करते हैं फॉर लिविंग बींग्स। अभी रॉक डेटिंग जैसे अपन को लिखना है तो अपन क्या करते हैं, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द एज ऑफ द अर्थ, तो हम रॉक डेटिंग करें, या हमें किसी एज कैलकुलेट करना आरटी क्राफ्ट, जो इधर उधर हम एक्सप्रेशन करते हैं, उनमें कुछ हमको पॉट वगैरह मिला, तो हमने कहा ये पॉट तब है जब मतलब हड़प्पा कल्चर, मोहनजोदारो हड़प्पा कल्चर होता था। तो आपको कैसे पता, रॉक डेटिंग से। तो मैंने आपसे कहा कि भाई अज्यूम करते हैं कि आपने मुझसे कहा
कि आप ना अर्थ का एज कैलकुलेट करके बता दो, कैलकुलेट द एज ऑफ अर्थ। तो अपन कहेंगे ठीक है, रफ डेटिंग कर लेता हूं। हम रफ डेटिंग में क्या करेंगे, हम लिखेंगे ठीक है भाई, इसमें भी कंजम्पशन लेंगे रफ डेटिंग में। तो टू कैलकुलेट, पहले मैं लिख देते भाई, क्यों करेंगे अपन, टू कैलकुलेट एज ऑफ अर्थ और आर्टिग्राफ्स। और आर्टिग्राफ्स, इसके लिए अपन रफ डेटिंग करेंगे। ठीक है, तुमने कहा कि सर आप कैलकुलेट करके बताओ कि एज ऑफ अर्थ कितना है, कैसे कैलकुलेट करोगे आप। तो मैं क्या करूंगा, मैं एज्यूम करूंगा, assuming all the lead present in uranium sample is formed by the decomposition of uranium। ये बना लेते हैं, जितना भी लेड प्रेजेंट है वो यूरेनियम के डिकम्पोजिशन से बन गया। अब अपन कहेंगे ये वाले सेंटेंस का क्या मतलब है, ये बताओ। इस वाले सेंटेंस का मतलब है कि देखो, अब ऐसा तो है ना कि भाई जब अर्थ बना होगा तो पत्थर भी बने होंगे, वो तो अपन को पता है। पत्थर डीके थोड़ी होता है, लेकिन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो अर्थ में प्रेजेंट होगा वो तो डीके होगा ना। अब अगर यूरेनियम है तो यूरेनियम से आगे कोई दूसरा सैंपल नहीं बन सकता, मतलब यूरेनियम कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द अदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। मतलब यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, तो 92 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले में वो कन्वर्ट नहीं होगा। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि जिसका भी एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होगा उसमें कंपलसरी है अल्फा मिशन। और अल्फा मिशन का मतलब है एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट्स एंड मास बाय 4 यूनिट्स। उसमें कभी बीटा मिशन नहीं हो सकता, पहले अल्फा होगा फिर बीटा होगा। एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, इसका मतलब वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। उसमें इंफॉर्मेशन 100% होगा फॉर द स्टेबिलिटी। एन/पी रेशियो का स्टेबिलिटी बढ़ा दो। तो मुझे ये पता था कि मैं जब अर्थ बना होगा तो यूरेनियम भी बना होगा। और यूरेनियम जो सैंपल मैंने, और फिर मैंने क्या किया, अर्थ से मैंने अर्थ का एज कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक यूरेनियम सैंपल निकाला अर्थ से। अर्थ से जो यूरेनियम सैंपल निकाला ना मैंने, तो इसमें मैंने चेक किया कि ये एक सैंपल ले लिया मैंने, तो इसमें यूरेनियम भी था और इसमें लेड भी था। क्यों? क्योंकि लेड जो है वो यूरेनियम से डिकम्पोज होके ये कन्वर्ट होता जा रहा है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, दिस इज द प्रेजेंट सैंपल। ये प्रेजेंट सैंपल है मेरे पास, मैंने ये प्रेजेंट सैंपल लिया। जो मेरे पास प्रेजेंट सैंपल आया ना यूरेनियम और लेड का, उसमें ऑब्वियस सी बात है मुझे बस ये अज्यूम करना है कि इसमें जितना भी लेड है वो सारा का सारा इसके डीके से हुआ, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है डिसइंटीग्रेशन सीरीज। सारे सीरीज एक्सेप्ट नेप्ट्यूनियम सीरीज व्हिच इज आर्टिफिशियल सीरीज, सारे के सारे नेचुरल सीरीज, दैट इज यूरेनियम सीरीज, एक्टिनियम सीरीज और थोरियम सीरीज, तीनों ही पढ़े हुए 11th क्लास के नोट्स में है। जितना भी रेडियोएक्टिव सीरीज है वो लेड पे आके टर्मिनेट हो जाता है। व्हाट इज, क्योंकि लेड का एटॉमिक नंबर 82 है, लेड का एटॉमिक नंबर 82, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग
82 से ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे डीके होके किस पे आके रुक जाते हैं? लेड पे। लेड इज द स्टेबल एलिमेंट। सारे डिसइंटीग्रेशन सीरीज जो भी अपन ने पढ़े, थोरियम, यूरेनियम, एक्टिनियम, दीज आर द ओनली 3 एलिमेंट्स जो नेचर में एग्जिस्ट होते हैं। थोरियम, यूरेनियम एंड एक्टिनियम, these are the 3 radioactive substances which are present in the nature. इसके अलावा जितने भी, these all are actinoids, we know that. These all are actinoids. तो ये एक्टिनॉइड्स जो अपने पास है, ये 3 ही होते हैं जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। बाकी सारे के सारे 14 में से 11 जो एक्टिनॉइड्स है ना, वो सारे के सारे आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं। दे आर नॉट नेचुरल। और ये सबके जो जाते हैं, ये टर्मिनेट हो जाते हैं किस पे? जब डीके होते रहते हैं तो किस पे आके टर्मिनेट हो जाएंगे? लेड पे। ये टर्मिनेट हो जाएंगे। ये 11th क्लास में भी हमने पढ़ा और अभी मैंने आपको बताया कि these are the only 3 radioactive substances which are present in nature, बाकी सारे के सारे आर्टिफिशियल। 3 एक्टिनॉइड्स। तभी तुम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, थोरियम और यूरेनियम। उसके बाद जो होते हैं उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं। दे आर ऑल आर्टिफिशियल। दे आर ऑल आर्टिफिशियल। ठीक है, फिर वापस आते हैं। मैंने एक सैंपल निकाला, यूरेनियम सैंपल अर्थ से, और उसमें चेक किया कि इसका कितना ग्राम प्रेजेंट है एट टाइम टी, अभी ना प्रेजेंट में, और लेड का कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो देख लेते हैं। राइट। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि यूरेनियम जो होगा इसमें वो 92 होगा और यूरेनियम 236 होगा इसमें। तो जब ये डीके करेगा तो वी नो दैट कि भाई आप लेड में कन्वर्ट करोगे ना इसको, 82 और 208 में इसको डीके करोगे आप ऐसे। बैलेंस कर लो। पहले क्या करेंगे, क्योंकि जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो जैसे अपन ने 11th क्लास में सीखा था वैसे यहां कर देते हैं। भाई अपन क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया 82 के बाद वालों में पहले अल्फा मिशन होता है, तो अपन अल्फा मिशन कर देते हैं। भाई ये अल्फा मिशन है। कितने अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे तो अपन को अच्छे से पता है। अल्फा में भाई मास चेंज सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स में होता है, अल्फा मिशन में होता है, बाकी किसी में मास का चेंज नहीं आता। तो देख लेते हैं भाई इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 236, 208, 8, 2 ना 28, तो 28 डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, 7 अल्फा पार्टिकल्स का। तो अपन को पता चल गया 7 अल्फा पार्टिकल आ गया। ठीक है, अब इसको बैलेंस भी कर देते हैं। अब अपन को पता है ये बैलेंस होता है, ये 7 into 4 28, 28 प्लस 208 इज इक्वल टू 236। ऊपर वाला पार्ट बैलेंस है, मुझे ये वाला पार्ट बैलेंस करना है। तो मेरे पास है 82 प्लस 7 टू 40, कितना हो गया मेरे पास 96। बिल्कुल 96, और है कितना 92। लो भाई हो गया बैलेंस। दिस इज बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल आ गया। सो ये अल्फा मिशन है, बीटा मिशन, मतलब जब यूरेनियम लेड में कन्वर्ट होगा तो 7 अल्फा पार्टिकल और 4 बीटा पार्टिकल एमिट करेंगे, तो वो लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर चेक करता हूं। मेरे पास जो एट प्रेजेंट सैंपल है, इसमें यूरेनियम का मास मुझे गिवन है सपोज 1 ग्राम, और लेड का मास मुझे गिवन है 20 ग्राम। जब ये पूरा, जब अर्थ बना होगा तो मैंने ये अज्यूम किया कि वो सारा का सारा ये पूरा सैंपल क्या रहा होगा,
यूरेनियम रहा होगा, लेकिन बाय द टाइम ये डिकम्पोज होके इसमें कन्वर्ट होता था, मेरे पास सैंपल आया, उसमें A ग्राम यूरेनियम था, तो मेरे पास एक पैटर्न, अमाउंट ऑफ यूरेनियम आफ्टर टाइम टी, टाइम टी इज इक्वल टू A ग्राम, ये गिवन है मुझे। अब अमाउंट ऑफ यूरेनियम डिकम्पोज्ड, वो कैलकुलेट करना है मुझे, तो कर लेंगे ना। इसका कितना ग्राम है, B ग्राम, तो डिवाइड बाय 208, इसके मोल्स, जितने मोल्स इसके उतने मोल्स इसके रहे होंगे। तो ये बैलेंस इसलिए तो किया मैंने कि मैं इसके मोल्स से इसके मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा और मल्टीप्लाई कर लूंगा 236 से। दिस इज द अमाउंट व्हिच हैज बीन डिकम्पोज्ड इनटू लेड। B by 208 मल्टीप्लाई बाय 236, ये कन्वर्ट हुआ लेड में। Therefore, initial amount of uranium in sample when earth was formed, earth formed is equal to what? A plus B by 208 multiplied by 236. लो भाई हो गया आपका काम। अब इक्वेशन लिख लो, लैम्डा, यूरेनियम का हाफ लाइफ तो अभी लिख के बताया था। Therefore, lambda will be equal to 2.303 divided by T into log of initial amount of uranium divided by uranium after time T. लो भाई हो गया अपना काम। ये अपना अमाउंट आ गया, ये यूनिट अपने लिए, ये वाला पार्ट, और ये यूरेनियम आफ्टर टाइम टी है आपके पास। तो आप दिस अपॉन दिस लिख लो, ए, you'll get the answer. अगर इस वाले अमाउंट को अपन x लिख लें, थोड़ा और इजी बन जाएगा अपन को। इसको मालूम है x लिख लेता हूं, ये x ग्राम है, तो ये x ग्राम आ जाएगा, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू लॉग ऑफ यू नॉट क्या आएगा, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a, तो ये 1 प्लस x बाई a आ जाएगा। मतलब मुझे सिर्फ ये पता चलना चाहिए x बाई a, अमाउंट ऑफ यूरेनियम डिकम्पोज, तो वो थोड़ा इजी और हो जाएगा। 1 प्लस x बाई a भी लिख सकता हूँ। दिस इज राउंडेड। मुझे ये पता चल गया, मुझे ये पता चल गया, मुझे ये ऑलरेडी गिवन है, मैं टाइम बता दूंगा कब बना था, अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ होगा। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द रॉक डेटिंग। दिस इज कॉल्ड द रॉक डेटिंग। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एज ऑफ द अर्थ। राइट, सो ये हमारा रॉक डेटिंग का काम है, एंड दिस इज अबाउट द रेडियो एक्टिविटी। बाकी अपन पार्ट लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। अब मैं कुछ, जैसे मैंने आपसे कहा था, अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। जैसे मैंने आपसे कहा कि अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। तो आपने अगर ये देख लिया है तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप मुझे क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाना। मेरे ख्याल से अब अपन को कोई डाउट नहीं।
ठीक है ना, कैसे सॉल्व करते हैं। और अल्फा बीटा गामा, कितना अल्फा कितना पार्टिकल, बीटा पार्टिकल कितना गामा पार्टिकल इमिट होगा, वी आर एबल टू कैलकुलेट। अब ना कुछ कुछ क्वेश्चंस, मतलब पहले तो इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, और फिर अपन प्रीवियसली जो अपन 11th में पढ़ा था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, सो दैट है ना वो भी एक बार अगर रिवाइज हो जाए तो और भी अच्छा है। वैसे तो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस कोई लिखने वाला नहीं है कि लिखो व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड ऑल, बट फिर भी क्वेश्चंस अगर आएंगे तो वी शुड बी एबल टू डू। मैंने मैच द कॉलम लिख रहा हूँ, कॉलम 1 कॉलम 2, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पढ़ते लिखते हैं, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बट पहले थोड़ा सा कंसेप्चुअल कर लेते हैं। सो ए बी सी और डी ऐसे लिखते हैं, ये एक्टिविटी सिंपल ऐसे अप्लाई करते हैं। So let us check how we can write that. तो अपन लिखते हैं इसमें पी क्यू आर एस कर लेंगे अपन, that is how we can write. तो आई विल राइट दैट कि भाई जैसे एक्टिविटी ऑफ द सैंपल लिखना है तो इसमें एक्टिविटी ऑफ द सैंपल हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल ऐसे लिख लेते हैं, ऑफ सैंपल हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल सैंपल नंबर ऑफ रेडिएटिव न्यूक्लियर, और लिख लेते हैं अपन दैट इज टी के कांस्टेंट। अब इसमें पी क्यू आर और एस ऐसे लिख लेते हैं, वेरीज विद टाइम। जो आपने पढ़ा उसको ही कंसेप्चुअली अपन चेक कर लेते हैं भाई क्या होगा, वेरीज विद टाइम। फिर इसमें अपन लिख सकते हैं वेरीज विद टेम्परेचर, is constant for given species with time and temperature and time दोनों लिखेंगे। It's log versus log of rate constant है, so log of concentration मतलब that is radiative decay, so log of nuclei है versus we can write that time, graph is a straight line, ये तो ग्राफिकल मेथड ना, स्ट्रेट लाइन ये बात बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो बाकी अपन चेक कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन और लिख लेंगे अपन रिलेटेड टू दैट इज एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और पहले इसको ही डिस्कस कर लेंगे, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे अपन रिलेटेड टू दैट डी केस नंबर ऑफ न्यूक्लियर ना।
अल्फा बीटा गामा एमिशन भी किया था ना अपन ने, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। तो चलो पहले इसको आप एक बार देख लो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी ये तो रेट कांस्टेंट है, ये एक्टिविटी ऑफ द सैंपल है, हाफ लाइफ बी और डी में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो तो आप केमिकल काइनेटिक्स से ही पूछ रहे हो। एक्टिविटी आपने काफी अच्छे से अभी बताया था, चेक कर लेंगे। लिखो मैं पहले वाला, एक्टिविटी ऑफ द सैंपल ना वेरीज विद टाइम। हाँ, टाइम बढ़ेगा तो एक्टिविटी कम होती जाएगी ना, क्योंकि अमाउंट कम होता जाएगा ना, हाफ होता जाएगा। बिकॉज एक्टिविटी अभी लिखा था ना 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, टाइम बढ़ेगा तो एक्टिविटी कम होगी। W बाय एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई बाय Na, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अमाउंट से भी एक्टिविटी, अगर अमाउंट कम होगा तो एक्टिविटी कम होगी। आई थिंक किसी ने अपन को कोई आंसर भी दिया होगा, अपन चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसका लास्ट नंबर 88 है। पहले ये तो कर ले, फिर उसके बाद अपन इसको डिस्कस करेंगे। मैं इसको टाइम दूंगा ना, पहले ये देख लेते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ द सैंपल वेरीज विद टाइम, ऑब्वियसली टाइम बढ़ेगा तो हाफ लाइफ ना चेंज होंगे ना, एक हाफ लाइफ के बाद वो आधा हो जाएगा, फिर ऐसे वेरीज विद टेम्परेचर। नहीं, टेम्परेचर से तो इंडिपेंडेंट होगा, देयर इज नो टेम्परेचर फैक्टर। कांस्टेंट विद, अच्छा ये वाला नहीं होगा तो टेम्परेचर नहीं होगा ना, is constant with for a given species with time and temperature, is constant for a given species for time and temperature। नहीं, एक्टिविटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक्टिविटी तो चेंज होता रहेगा टाइम के साथ। रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ विल रिमेन कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट थोड़ी चेंज होता है किसी का, ना ही हाफ लाइफ चेंज होती है किसी की। ये तो हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट में आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता एक्टिविटी में। This graph is for number of nuclei. This is number of nuclei versus time will be a straight line, ठीक है ना, हाफ लाइफ ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ना वर्सेस टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होता रहेगा। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ना, वी नो द स्लोप इज दिस माइनस के अपॉन 2.323 ना, तो ठीक है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन।
यस, सो अपन लिखेंगे ए में मेरे ख्याल से पी और एस आना चाहिए, बी में varies with time, no, half life cannot vary with time, varies with temperature, it is independent of temperature, natural factors. It is constant for a given species, yes, it is constant for a given species with temperature and time. Log of nt versus time is a straight line. तो nt वर्सेस टाइम के लिए उसको अपन को ना nt ही लिखना चाहिए, तो अपन कुछ बता सकते हैं, क्योंकि फिर इसके लिए तो डायरेक्टली आ रहा है अपन को, इसमें तो ये आएगा ही नहीं। इट्स लॉग वर्सेस मतलब इसका लॉग वर्सेस टी, तो हाफ लाइफ ऑफ टी हाफ अगर अपन चाहे तो आ सकता है, अब आ सकता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप एंटी लिखोगे तो इन दोनों में फिर क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं है, एंटी को हटा देते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अपन लॉग ऑफ टी हाफ लिखेंगे फिर तो भी मतलब इजी हो गया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अपन कहेंगे लॉग ऑफ, इसमें अगर अपन लिखेंगे हाफ लाइफ वर्सेस, तो टी हाफ जो होता है, अगर अपन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के लिए बोल रहे हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। कंसंट्रेशन से तो इंडिपेंडेंट है, वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। अगर ऐसे भी लिखोगे आप तो भी अपन स्ट्रेट लाइन ही लिखेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। सी की बात करते हैं, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, हाँ तो एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस ना, तो जो एक्टिविटी में लिखा होगा वो इसमें आएगा, क्योंकि एक्टिविटी वेरीज विद टाइम, ऑब्वियस सी बात है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर भी वेरीज विद टाइम, varies with temperature. No, it is why it will depend on the temperature activity, because radioactive nuclei तो independent of temperature होता है। इस कांस्टेंट फॉर नहीं, एक्टिविटी के नंबर ऑफ न्यूक्लियर कांस्टेंट हो ही नहीं सकते, वो तो टाइम के साथ चेंज होंगे। अभी रेडिएक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियर अगर लिखेंगे तो अभी लिखा तो है आपने टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन, तो वो आएगा, एस तो आएगा, वो फिर बताएं। डी की बात करते हैं, डी के कांस्टेंट, भाई हाफ लाइफ लिखो या डी के कांस्टेंट लिखो, अपन को लिखना तो यही है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय डी के कांस्टेंट। अभी इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो, एक ही बात है हमारे लिए, it is independent of temperature, it is independent of, it remain constant with temperature and time, we are able to write that R and S. So we got that, how we can write the activity of the sample, half-life of the sample, number of radioactive nuclei or decay constant. This is how we can write. You got that. Column 1, चलो अब ये करते हैं कॉलम 2, इसको मैंने ए लिखा था, दैट इज कार्बन ना, ये बोरॉन के लिए है, ये था आपके पास 240, ये अपन को लिखना था, ए में अपन को गिवन था नंबर of n or p is equal to magic numbers, और क्यू में अपन ने लिखा था अल्फा मीटर, ये बीटा मीटर, देन पॉजिट्रॉन मिशन। किसी को डाउट होगा तो बोलो।
इसको हटा देता हूं। Now you'll have a few minutes. आप सॉल्व करो। हो गया, चेक करो। ए के लिए चेक करते हैं। ए में लिखा हुआ है कार्बन 14 एंड 6, तो अपन कहेंगे भाई कार्बन 14 और 6 है। 14 और 6, पहले तो मैजिक नंबर्स की बात कर लेते हैं। मैजिक नंबर्स क्या होता है, लिखते हैं भाई मैजिक नंबर्स, number of proton and neutron, no? This is 2, 8, 20, 28, 50, 82, then it is 114। और ये होता है, ये सारा इक्वल होता है, यहाँ 126 होता है। ये मैजिक नंबर्स, इन दोनों का डिफरेंस ना 8 आ रहा है, तो ऑप्शन पी हो गया। अल्फा एमीटर, उसमें ज्यादा सोचना नहीं। एटॉमिक नंबर क्या 82 से ज्यादा है? नहीं है, हो ही नहीं सकता। बीटा एमीटर, ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर बढ़ाऊंगा तो ये 7 हो जाएगा, तो n/p 1 हो जाएगा, इसलिए बीटा एमीटर होगा। पॉजिट्रॉन
ये कम हो जाएगा, एन बाई पी बढ़ेगा, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। एन बाई पी से पॉजिट्रॉन एमिशन से एन बाई पी बढ़ता है, बिकॉज पॉजिट्रॉन एमिशन से एटॉमिक नंबर कम होगा, बीटा एमिशन से एटॉमिक नंबर बढ़ता है। बी की बात करते हैं, मैजिक नंबर्स ना, एक बार डिफरेंस चेक कर लें। 214 एंड 88, 14 ना 6 है, 20 माइनस 8 12, 126 न्यूट्रॉन is there, मतलब मैजिक नंबर्स के बराबर है। एन बाई पी रेशियो, एन और पी दोनों में से कोई एक मैजिक नंबर है 88 ना, फिर तो अल्फा मिशन 100% होगा, और अल्फा होगा तो बीटा कंपलसरी है, और बीटा है तो गामा कंपलसरी। जिसमें बीटा होगा उसमें पॉजिट्रॉन एमिशन नहीं होगा। ये एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो कम क्यों होगा? बोरो 7 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 2, पी तो होगा, इसमें तो दोनों ही एन और पी। फिर अल्फा मिशन हो नहीं सकता, बीटा से एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, 6 होगा तो और डिफरेंस आएगा, फिर एन बाई पी रेशियो और चेंज हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा। तो इसमें ना एटॉमिक नंबर कम करो आप, इसमें एटॉमिक नंबर को क्या करो, कम करो। एटॉमिक नंबर कम करोगे तो एन बाई पी रेशियो 1 की तरफ आएगा, और एटॉमिक नंबर कम किससे होगा? पॉजिट्रॉन एमिशन से। इधर द डिफरेंस 10 आ रहा है, ऑप्शन 8 एंड ऑप्शन 18। तो डिफरेंस अपने पास 10 आ रहा है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन इज 8 ना, आपने एन और पी लिखा हुआ है, पी तो आ रहा है, प्रोटॉन तो 8 आएगा, एन और पी लिखा, एन एंड पी थोड़ी लिखा, पी भी आएगा बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन इसमें 8 आएगा, न्यूट्रॉन विल बी 10, यहाँ पर और लिखा हुआ 8 है। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ जाए तो ये 9 हो जाएगा और n बाई पी 1 हो जाएगा, मतलब मुझे बीटा एमिशन करना चाहिए। अल्फा तो हो नहीं सकता, बिकॉज अल्फा तो 82 के बाद वालों में ही होता है, ये तो हो नहीं सकता, ये कर नहीं सकते अपन, क्योंकि अगर बढ़ेगा तो n बाई पी और ज्यादा डिफरेंस आएगा 1 से। This is the answer. ये आंसर है, वो मैजिक नंबर्स होते हैं जो अपन ने पहले पढ़ाया था, मैंने आपको 11th क्लास में हमने थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी वहां पढ़ा हुआ था, हमने अच्छा खासा 2-3 क्लास दिया था रेडियो एक्टिविटी को, 2-3 क्लास ज्यादा ही डिस्कस किया था हमने कुछ। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम का मतलब है this is a parent nuclei, it will get converted into the B element, decay होगा, after decay it will get converted into, this is called, मतलब इसमें अपन को पता है, इसको अपन डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। अगर कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कोई दूसरे सब्सटेंस में अल्फा बीटा या गामा मिशन से कन्वर्ट होता है तो अपन उसे डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। अगर इसका रेट ऑफ डीके और इसका रेट ऑफ डीके इक्वल हो जाए तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। rate of decay of A is equal to rate of decay of B, rate of decay of B। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो अपन उसे कहते हैं रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। तो रेट ऑफ डीके कितना होगा, तो अपन कहेंगे लैम्डा ए इंटू एन ए इसका डीके होगा, और लैम्डा बी इंटू दैट इज एन बी इसका डीके होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियर, दैट इज अ डीके कांस्टेंट इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियर इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। तो ये तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर हो गया, ये
ये रेट कांस्टेंट हो गया, दैट इज डी के कांस्टेंट हो गया। दोनों का हाफ लाइफ हमें गिवन होगा, हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। अब सपोज मुझे गिवन है, एक एग्जांपल ले लेता हूं, राइट ना, अपन ऐसे लिख लेते हैं, सपोज for the two radioactive elements, the two radioactive elements, for the two radioactive elements A and B, active elements A and B, elements A and B, the ratio of number of nuclei, the ratio of their number of nuclei is 3 into 10 to the power of 9 is to 1. कोई भी रेशियो ले सकते हैं अपन हमारी मर्जी, रिस्पेक्टिवली। If half-life of A is सपोज अपन ने कहा कि हमारे पास गिवन है 10 minutes, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ B, हाफ लाइफ ऑफ B। थोड़ा सा अपन को ज्यादा ही ले लेना था, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपन लिख सकते हैं। तो of nuclei are in this at respectively and in radioactive equilibrium, at equilibrium, मतलब equilibrium अपन ने वर्ड यूज नहीं किया ना, अपन को यूज कर लेना चाहिए और बता देना चाहिए। तो ठीक है ना, आपने हाफ लाइफ दे रखा है ए का 10 मिनट्स, तो हो गया ना 0.693 डिवाइड बाय 10, नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितना दे रखा है 3 into 10 to the power of 9 इज इक्वल टू 0.693। आपने टी हाफ बी पूछा है, मल्टीप्लाई बाय 1, आई गॉट द आंसर। ये अपना आंसर आ गया, तो अपना आंसर बता दें, दैट इज द आंसर, हाफ लाइफ, बट द हाफ लाइफ विल बी इन मिनट्स, ठीक है, यू कैन राइट दैट। अब वो मिनट्स में है, अपन को ईयर्स में, क्योंकि छोटा क्वेश्चन करने के लिए अपन को ईयर्स या ऐसा कुछ कन्वर्ट करके वो बता देंगे, ईयर्स वगैरह में कर देंगे। इतना बड़ा नंबर अगर नहीं देना है तो ईयर्स में बता देंगे अपन, हाफ लाइफ। सो दैट इज, अब आप रेडियो एक्टिविटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो अपन नेक्स्ट टाइम इसमें कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद मैक्सिमम पार्ट अपन डाउट्स पे फोकस करेंगे। इन मोस्टली जो कमिंग क्लासेस होंगे उसमें 2-3 क्लास में अपन को डाउट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन सिलेबस कंप्लीशन। तो अब अपन नेक्स्ट जो शुरू करेंगे वो सरफेस केमिस्ट्री का, तो डाउट्स पे अपन ज्यादा फोकस करेंगे, तो आप जरा डाउट्स को ज्यादा फोकस करें। आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर कंटिन्यू। पहले अपन नेक्स्ट क्लास में एरोमेटिक के डाउट्स करेंगे, उसके बाद हम एल्डिहाइड कीटोन्स के डाउट्स करेंगे, या पहले इसके डाउट्स करेंगे, इसके कर लेते हैं पहले डाउट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब आपस में कोरिलेटेड होता है, कोलिंक होता है। तो अपन पहले एरोमेटिक कंपाउंड का एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 कोई बोल रहा था कि अभी किया नहीं, तो आप बता देना, पहले वो कर लेंगे, उसके बाद हम केमिकल काइनेटिक्स के डाउट्स करेंगे। आपका चैप्टर कंप्लीट है, सो आपका 1 और 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना चाहिए, राइट? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम अपन